तो सबसे पहले तुम लोगों ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें दिया हुआ है कि 8400 का लोन लिया गया है और इसको हम लोग चुकाएंगे 2 इंस्टॉलमेंट में और कंपाउंडेड एनुअली है। तो ऐसे क्वेश्चन में आगे से रूल बना लेना कि जो तुमको वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट निकालना है उसको तुम लोग अपने हिसाब से एक्स लेट कर लेगा। मतलब क्वेश्चन में जब भी ये क्वेश्चन आए तो तुमको कैसे स्टार्ट करना है, देखो जो भी तुम्हारा लोन अमाउंट है वो है 8400, उसको यहाँ पे रख दो और वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट को लेट कर लो सपोज एक्स। तो यहाँ पे आ गया एक्स, पहले साल के लिए 1 + r/100 टू द पावर ऑफ 1, और फिर यही एक्स 1 + r/100 टू द पावर ऑफ 2। आर तुमको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 10% का, एक्स तुमको निकालना है। दिस एक्स इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, जो कि तुम्हारे क्वेश्चन के हिसाब से इक्वल दिया हुआ है। तो x अपॉन 1 + r की वैल्यू है 10, तो 10/100 टू द पावर ऑफ 1 प्लस x 1 + 10/100 टू द पावर ऑफ 2। इसके आगे सिंपल कैलकुलेशन है, आराम से कर सकते हो। सबसे पहले इसको कट करके वो 11/10 बना लो, तो ये ऊपर जाके बन जाएगा 10x/11, और ये कट होके ऊपर जाके बन जाएगा 100x/121 इज इक्वल्स टू 8400। एलसीएम ले लेंगे 121 का, तो 110x प्लस 100x ये 8400 के बराबर हो गया। तो यहाँ से आ गया तुम्हारा 210x अपॉन 121 इज इक्वल्स टू 8400। एक जीरो उड़ाओ और इसको काटो 40 में और मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा आंसर आ गया 4840। दैट इज द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट का कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें इस अप्रोच से तुम क्वेश्चन को कर सकता है। आ गया समझ में? ऐसे फॉर्मूला याद कर लो। वैसे इसमें अमाउंट का ही कंसेप्ट लग रहा है, अमाउंट इज इक्वल्स टू p इंटू 1 + r/100 टू द पावर ऑफ n। तो हम लोग उसी को अपॉन करके कर रहे हैं और कुछ नहीं। फॉर्मूला की तरह याद रख लो, काम आएगा तुम्हारा। इंस्टॉलमेंट का एक आधा का भी क्वेश्चन आ जाता है तो इसी फॉर्मेट में आता है। ठीक है, चल अभी देख लेते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, पहले 8 बता देते हैं। आ जाओ 8 देख लो पहले। 8 में क्या है? A 225 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर h ही लिखा हुआ आवर है। तो उसके बाद क्या कह रहा है, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू क्रॉस अ मैन रनिंग एट 3 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। अब देखो सेम डायरेक्शन में अगर भगा रहे हो तो दोनों का जो रिलेटिव स्पीड होगा वो माइनस हो जाएगा। तो इसका मैंने कंसेप्ट बताया था कि टाइम जो होता है जिसमें एक ट्रेन एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस को क्रॉस करता है, जैसे मैन हो गया, पोल हो गया, पेड़ हो गया, कोई घर हो गया, तो अगर ट्रेन इनमें से किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करना चाहता है तो उसको कितना टाइम लगेगा, दैट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस की जगह में लेंथ ऑफ द ट्रेन, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो डिस्टेंस के नाम पे लेंथ ऑफ द ट्रेन है। और स्पीड जहां तुम देख रहा है तो ट्रेन की खुद की स्पीड है जो कि 30 किलोमीटर पर आवर है, और जो मैन भाग रहा है वो सेम डायरेक्शन में भाग रहा है, तो हम लोग को रिलेटिव स्पीड माइनस करना पड़ेगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाता है और सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाता है। अभी तुमको यूनिट को देखना पड़ेगा। जैसे 225 मीटर में दिया हुआ है, फाइनल आंसर सब सेकंड में है, तो यहाँ पे तुमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब 27 किलोमीटर पर आवर को अगर तुमको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5/18 से या 18/5 से? खुद ही सोचो। 5/18, तो 5/18, 18 चाहो तो ऊपर भेज दो। अब उसके बाद हल्का फुल्का कैलकुलेशन है, तुम कर सकता है। 45 में गया ये, 9 के टेबल में उड़ा दो इसको 2, और ये 3 में, 3 के टेबल में ये कटेगा 15 में, 15 दूनी 30, 30 सेकंड में कवर कर ले। इसमें डाउट क्या था, तो इजी क्वेश्चन है। अच्छा, हाँ 13th क्वेश्चन में कोई बोल रहा है फिगर में, एक सेकंड। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 90 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ ट्री। हाँ तो ऊपर है ना, बिल्डिंग तो ऊपर ही होगा। 13th क्वेश्चन में तुम्हारा 90 मीटर का एक हाई बिल्डिंग है और एक ट्री है, ट्री तो छोटा ही होगा ना उससे। तो यहाँ पे खड़ा होके तुम एंगल ऑफ डिप्रेशन देख रहे हो इसके ट्री के टॉप का और बॉटम का। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो ये लाइन ऐसे निकालो एक, ठीक है। तो ये एंगल जो पहला ऊपर वाला देख रहे हो तो वो 30 डिग्री का है। 30 डिग्री का मतलब ये एंगल 30 का है, और नीचे जो देख रहे हो 45 डिग्री का है, तो 45 डिग्री का मतलब है ये पूरा। ये पूरी हो गई तुम्हारी बिल्डिंग, सॉरी किसकी हाइट है, बिल्डिंग की हाइट 90 मीटर, और तुमको ट्री की हाइट निकालनी है जो कि ये है। तो फिगर की नेमिंग कर दो A B C D और E।
अब देखो सीधा सीधा कैलकुलेशन दिखा देता हूँ कि ये वाली साइड जो है ये 90 की ही होगी, और अगर ये 90 की हो गई तो ये भी 90 का होगा, क्योंकि ऑपोजिट साइड से रेक्टेंगल का यू कैन से। तो ये डिस्टेंस तुम्हारा 90 का आ गया। अब ट्रायंगल एईडी ले लो। इन ट्रायंगल एईडी इसमें क्या हो रहा है, tan 30 डिग्री की वैल्यू है फिगर के हिसाब से AE अपॉन 90, और tan 30 खुद होता है 1/√3, तो यहाँ से तुमको AE का वैल्यू मिल जाएगा 90/√3। और ये जो तुम निकाला 90/√3 वो इतना सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है। तो अगर तुमको ट्री का हाइट चाहिए दैट इज DC, तो DC जो होगा वो EB के बराबर होगा, और EB को तुम लिख सकता है AB माइनस AE, जिसमें से AB तो तुम लोग का अपना ट्री का बिल्डिंग का हाइट है, और AE तुम अभी निकाल लिया 90/√3। तो ऑप्शन में से चेक करते हैं, रुक जाओ अभी इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन मुझे लग रहा है थोड़ा सा उसने मस्ती करके दिया हुआ है तुमको। इसमें तुम क्या करेगा, एक √3 से मल्टीप्लाई कर लो, 90 कॉमन ले लेते हैं पहले, √3 माइनस 1, अब नीचे रह गया √3, इसको √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या होगा, √3 इंटू √3 होता है 3, ये उड़ाएगा इसको 30, और फिर ब्रैकेट में रह गया √3 माइनस 1 इंटू √3। अब एक बार ऑप्शन की तरफ नजर डालो, नहीं है, आंसर नहीं है, तो इसका मतलब है कि पूरा मल्टीप्लाई करना चाह रहा है। तो 30 √3 इंटू √3 कर लो, वो आ जाएगा 90 माइनस 30 √3, बी ऑप्शन में है ये आंसर। आया समझ में कैलकुलेशन जो मैंने किया है, थोड़ा सा क्वेश्चन के पीछे भगाया, वो ऑप्शन के पीछे भगा रहा था तुमको। हाँ ये मेरे ख्याल से आ गया बस, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है इस पेपर में? 17, चलो आ जाओ। 16 तो कई बार हो गया। देखो यहाँ पे 3 सर्कल एक दूसरे को टच करता है, टच वन अनदर, ऐसे, और तीनों का रेडियस उसने दिया हुआ है सेम। तो फिगर सबसे पहले ऐसे बनाना पड़ेगा, तीनों सर्कल का रेडियस तो सेम है, तो इसका सेंटर्स को ज्वाइन कर लो सबसे पहले। अब अगर रेडियस सेम है, 3.5 का रेडियस दिया हुआ है, तो तुम ये जो ज्वाइन किया है तो ये फॉर्म कर गया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। और तुमको पूछा गया है द एरिया सबटेंडेड बाय देम, तो वो तुमसे पूछ रहा है ये वाला एरिया, इनके बीच का जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये तुमको निकालना है। और ये वाला एरिया निकालने के लिए तुम ही बताओ क्या करना पड़ेगा। अगर मान लो ये एरिया निकालना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, सोचो। एरिया ऑफ इक्विलेटर है तो, हाँ नहीं, पहले एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे √3/4, इसमें लेकिन साइड जो है वो 7 का हो जाएगा, तो 7 इंटू 7, और उसमें से 3 सेक्टर का एरिया, जिसमें सेंट्रल एंगल जो है, सिंस ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये सब सेंट्रल एंगल तुम्हारा 60 डिग्री का हो गया, तो 3 इंटू 60/360, थीटा/360 इंटू पाई, और आर के नाम पे 7/2 दो बार लिख दो। मेरे ख्याल से उसने पाई के टर्म्स में छोड़ा हुआ है क्या, तो पाई की वैल्यू डालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी तुमको। अब इसको सॉल्व कर लो, इससे जो तुम्हारा आंसर आएगा आएगा, और कैसे तुम कुछ कर नहीं सकते हो जाएगा। ये पाई के टर्म्स में ही छोड़ देना इसको, ये जैसे यहाँ पे कट गया 1/6 में गया, और काटो इसको 2 में गया, और पाई के टर्म्स में ही छोड़ा हुआ है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हम लोग को। 49/4√3 दिख रहा है, वहां से 49 बाई कुछ और आ रहा है, ये 7 एक और उड़ जाएगा, तो उसने जो भी है पाई के टर्म्स में ही छोड़ा हुआ है, तो कुछ और ज्यादा करने की जरूरत नहीं। हाँ 17 एक बोल रहे, 17 क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है देखो। 17 क्वेश्चन कहता है कि एक ट्रायंगल है ABC, और इसमें तुमने मिड पॉइंट लिया है PQ और R को रेस्पेक्टिवली ऑफ द साइड्स AB BC एंड CA, ये तुम्हारे रेस्पेक्टिवली मिड पॉइंट हो गए। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC तुमको दे दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दिया हुआ है 5 स्क्वायर यूनिट, और तुमको पूछा जा रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या होगा। अब सबसे पहली चीज है, देखो ध्यान से, यहाँ पे दो थ्योरम लगेंगे। सबसे पहला थ्योरम, line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle is always parallel to the third side and also equals to half of it। ये कौन सा थ्योरम कहता है बताना जरा, मिड पॉइंट थ्योरम। तो उसके, हाँ मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से अभी तुम यहाँ पे क्या करने वाला है, PR को लिखने वाला है हाफ ऑफ BC, और PR को तुम ये भी बोलने वाला है पैरेलल टू BC। सेम उसी तरीके से QR को तुम लिखेगा हाफ ऑफ AP, और फिर तुम QR को लिखेगा पैरेलल टू AB, और फिर एक तीसरा सेट बन जाएगा, PQ को तुम लिखेगा हाफ ऑफ AC, और PQ को तुम लिखेगा पैरेलल टू AC। तो इससे हम लोगों को क्या पता चला, अगर मैं इन तीनों टिक्स को कंबाइन कर दूं, तो यहाँ से हम लोग को ये पता चला कि PR/BC, PQ/AC और QR/AB, ये तीनों साइड्स का जो रेशियो है
वो आपस में इक्वल है, जो कि क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि तुम्हारा ट्रायंगल PQR सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ABC के साथ। और हमने ये थ्योरम पढ़ी हुई है कि अगर हम लोग दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर देते हैं तो उनके एरियाज का जो रेशियो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। तो यहाँ पे अगर मान लो मैंने PQR को पहले लिख दिया है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये तुम्हारा इक्वल हो जाएगा PR बाई BC। मैंने इन तीनों में से कोई एक पकड़ना है तो मैंने इसको पकड़ लिया, PR स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर के साथ। अब तुम सोचो कि तुम्हारे क्वेश्चन में ट्रायंगल ABC का तो एरिया दिया ही हुआ है और पूछा तुमको PQR का एरिया था, तो 5 यहाँ लिख दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR यहाँ हो गया। और थोड़ी देर पहले हमने यही देखा था कि PR बाई BC जो है, यहाँ से अगर तुम PR बाई BC निकालेगा तो वो हाफ आएगा, तो यहाँ पे 1/4 हो गया। तो यहाँ से तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का वैल्यू आएगा 5/4 स्क्वायर यूनिट्स। आया समझ में या नहीं आया बताओ? क्लियर है? क्लियर है? इसमें है और कोई क्वेश्चन? ये हो गया पेपर पूरा। 13 तो अभी जस्ट बताया, ये तो है, ये तो रहा, अभी तो बताया था। अभी 12 एवरेज ऑफ 300 स्टूडेंट्स इन अ सब्जेक्ट आर 60। ठीक है, 300 बच्चे हैं जिनका एवरेज तुमको दे दिया है x बार 60 के। इसमें से टॉप 100 स्टूडेंट्स का एवरेज है 80 और लास्ट 100 स्टूडेंट्स का एवरेज है 50। ये कंबाइंड मीन का क्वेश्चन हो गया भाई। मतलब ये x1 बार दे दिया, ये x2 बार दे दिया, सॉरी x3 बार दे दिया, और तुमको बीच के जो 100 स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज निकालने के लिए बोल रहा है। x2 बार तुमको पूछ रहा है। इसको बना लो n1, इसको बना लो n3, और ये जो बीच वाला है वो 100 ही होगा। 100 स्टूडेंट 100 स्टूडेंट 100 स्टूडेंट, यहाँ पे लिख दो x1 2 3 बार। तो कंबाइंड मीन का जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग x1 2 3 बार जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार अपॉन में n1 प्लस n2 प्लस n3। तो ये जो तुम्हारा एवरेज है पूरे क्लास का 300 बच्चों का, वो तो 60 दिया हुआ है। अब पहला 100 स्टूडेंट्स जो टॉपर हैं उनका एवरेज है 80। अगला बीच के जो स्टूडेंट्स हैं उनका पता नहीं है, उसको x2 बार कर देते हैं, यही हमको फाइंड करना है बीच में। और तीसरा जो है लास्ट के टॉप नीचे की तरफ उसका 50 है, और नीचे जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो 300 है। हो जाएगा आप ये क्वेश्चन? ठीक है, इजी है। चलो, अब 3 डाउट्स पूछा था किसी ने, पिछले पेपर से रिलेटेड था, दिव्यांशु ने पूछा था शायद मेरे ख्याल से। तो उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का बता देता हूँ। डाउट था तुम्हारा सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 अपॉन में टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन को करने के लिए तुमको तरीका दूसरा लगाना है। इसमें तुम वो वैल्यू पुटिंग मत कर लेना। इसमें क्या करते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा को कुछ नहीं करेंगे, और वो जो 1 लिखा हुआ है उसकी जगह में लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बाकी नीचे वाले को कुछ नहीं करना है। नीचे वाले में जो 1 है उसको एज इट इज जैसा है वैसे ही रहने दो। अब इस पूरे के ऊपर में है होल स्क्वायर। अब ये एक ब्रैकेट में है, और दूसरा वाला जो है उसको ब्रेक कर लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से। तो यहाँ पे आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और फिर आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और अपॉन में अपना सेम रहेगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, और ये पूरे का होल स्क्वायर। अब अगर हम लोग देखें तो न्यूमरेटर वाले में से यू कैन टेक कॉमन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और जैसे ही तुम ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन लेता है तो अंदर में इससे तो 1 निकलेगा, और लास्ट ये वाले में से माइनस का साइन अगर हम लोग रिमूव कर दें तो ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा निकलेगा। अब जो डिनोमिनेटर तुम्हारे पास में है अगर तुम उसको ध्यान से देखो तो ये पूरा का पूरा पार्ट इसके साथ में कैंसिल हो रहा है। तो तुम्हारे पास में क्या बच गया? सिंपली बच गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब ये ऑप्शन में है नहीं, उसने इसको साइन कॉस के टर्म्स में तोड़ा हुआ है, तो इसको तोड़ के लिख लो 1 प्लस साइन अपॉन कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर, जो कि अगले स्टेप में इस क्वेश्चन को बना देगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर को रहने दो, नीचे जो कॉस स्क्वायर थीटा है उसको तोड़ के लिख दो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और एक 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल होगा,
और तब जाके तुम्हारा आंसर आएगा 1 + sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है इसका। इसमें वैल्यू पुटिंग मत करना। उसके उसके बाद एक क्वेश्चन था कि एवरेज ऑफ सम 20 नंबर्स इज गिवन टू यू एज 0 और पूछा था हाउ मेनी ऑफ देम आर एट मोस्ट 0, ऐसा कुछ पूछा था। तो उसका आंसर 19 होगा। तो उसका मैं रीजन दे देता हूँ, क्योंकि अगर एवरेज ऑफ 20 नंबर्स तुमको 0 दे रहा है तो इसका मतलब क्या है कि सम ऑफ 20 नंबर्स जो होगा वो 0 हो जाएगा। अब मान लो इसमें से तुम एक वैल्यू को नॉन जीरो कर लो, लेकिन बाकी 19 वैल्यूज जो हैं अगर उनका सम उसी एक वैल्यू का नेगेटिव के इक्वल आ गया, तब तो तुम्हारा सम फिर से 0 हो जाएगा। तो उसने तुमको यही पूछा था कि हाउ मेनी ऑफ देम आर एट मोस्ट 0। ये चीज को समझना है, हाउ मेनी ऑफ देम आर एट मोस्ट 0। जो एग्जैक्ट जो उसका लाइन था वो मैं पढ़ के बता देता हूँ क्या लिखा हुआ था क्वेश्चन पर। फिर तो बचेगा ही नहीं ना। जैसे एवरेज, देखो अभी समझो इस क्वेश्चन को, तुमको क्या दिया है, एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 0, जिससे कि हमने सम निकाल दिया, 0 हो गया। तो इसमें ये पॉसिबल है कि 19 नंबर्स जो है उसमें से पॉजिटिव है, और जो एक लौता जो एक नंबर है 20th नंबर, वो एक ऐसी वैल्यू हो सकता है जो इन 19 नंबर्स के सम का नेगेटिव हो। तो इसलिए तुम्हारा क्वेश्चन में जब ये पूछा गया कि हाउ मेनी ऑफ देम मे बी ग्रेटर देन 0, उसने ये पूछा हाउ मेनी ऑफ देम एट मोस्ट, ऑफ देम एट मोस्ट हाउ मेनी मे बी ग्रेटर देन 0। तो उनमें से ऐसे कितने वैल्यूज हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा जो 0 हो सकते हैं। तो तुम ये सोचो कि अगर हम लोग को वैल्यूज लेना है तो 19 नंबर्स को अगर हम लोग एक ऐसी वैल्यू दे दें जो कि पॉजिटिव है, और 20th नंबर को एक ऐसी वैल्यू दे दें जो कि उन 19 वैल्यूज के सम का नेगेटिव वैल्यू है, तो तुम्हारा सम 0 हो जाएगा। अब 20 इसलिए नहीं हो पाया उस क्वेश्चन में क्योंकि 20 वहां ऑप्शन में था ही नहीं। होने को 20 हो सकता है, लेकिन उसमें फिर तुमको क्या कंसीडर करना पड़ेगा कि सारे वैल्यूज को तुमने 0 ले लिए। जबकि क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ मेनी में बी ग्रेटर देन 0। हाउ मेनी में बी ग्रेटर देन 0 में एक वैल्यू भी हो सकता है, दो वैल्यू भी हो सकता है, लेकिन उसने एटमोस्ट जब वर्ड यूज कर दिया तो तुम उसमें 19 वैल्यूज को 0 से ज्यादा रख लो और 20th वैल्यू को कुछ ऐसा कर दो जिससे कि वो सभी को नलीफाई कर दे, तब जाके तुम्हारा सम उसका 0 बन जाएगा। आया कुछ समझ में? उसके बाद तुम्हारा जो क्वेश्चन था वो था इसका टाइम एंड इसका क्या बोलते हैं, टाइम एंड वर्क का। तो टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन था उसमें तुमको दिया हुआ है कि ए एक आदमी है जो कि काम को कर लेता है 10 दिन में, और बी एक आदमी है जो कि उसी काम को कर लेता है 15 दिन में। तो सबसे पहला काम क्या करो, इन दोनों का 1 डे वर्क निकालो। क्योंकि अगर ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है तो उसका जो 1 डे वर्क होगा वो हो जाएगा 1/10, और बी जो कि उसी काम को 15 दिन में कर रहा है अगर उसका 1 डे वर्क देखोगे तो वो हो जाएगा 1/15। अब ये दोनों लोग मिलके 5 दिन काम करते हैं, तो अगर ये दोनों लोग मिलके 5 दिन काम करते हैं तो कितना काम खत्म हो जाएगा ये तुमको पहले देखना पड़ेगा। तो अगर ए 5 दिन काम कर रहा है तो 5 दिन में ए का जो वर्क होगा वो 5/10 होगा जो कि हाफ है, और बी अगर 5 दिन काम कर रहा है और उसका एक दिन का काम 1/15 का है तो उसके 5 दिन का काम 5/15 मतलब 1/3 हो गया। इसका मतलब है कि जो काम सी के लिए बचा वो कितना रह गया, मतलब सी को जो काम करना है वो वैल्यू हो जाएगा 1/2 + 1/3 का सम, उसको 1 से माइनस कर दो तो ये वैल्यू जो आएगा तुम्हारा वो 1/6 आएगा। अब सोचो कि 1/2, 1/3 और 1/6 ये वो पार्ट्स है काम का जो इन तीनों ने अलग अलग किया हुआ है। तो इसमें सबसे ज्यादा पार्ट जो किया है उसने ए ने किया, उसके बाद बी ने किया, उसके बाद सी ने किया। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इनके शेयर्स का रेशियो ले लेते हैं। इनके शेयर्स का रेशियो हमेशा जितने दिन ये काम किए हैं उनका रेसिप्रोकल होता है। तो ये जब करोगे तो ये रेशियो आ जाएगा तुम्हारा 3:2:1। अब तुम सोचो कि इस वैल्यू को अगर मैं बांटता हूं, क्योंकि हम लोग को 1500 रुपये मिले, तो 1500 रुपये के हिसाब से अगर मैं ए का शेयर निकालता हूं तो ये हो जाएगा 3/6 इंटू 1500, और बी का अगर इसी तरह से निकालता हूं तो ये हो जाएगा 2/6 इंटू 1500, और फिर सी का हो जाएगा 1/6 इंटू 1500। ये तब जब ये पूरे दिन काम कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनका डेली वेजेस चाहिए। तो पहले तो ये निकाल लो ये हो कितना रहा है। तो ये सारे के सारे वैल्यू 6 1500 को काट देगा 250 में, मतलब ए का जो है टोटल वर्क कंप्लीशन के बाद 750 रुपये मिलेंगे।
बी को उसी तरीके से वही 250 से मल्टीप्लाई करके 500 मिलेंगे और सी का ठीक 250 मिलेगा। लेकिन अब तुम्हारा क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है, डेली वेजेस। तो डेली वेजेस के लिए तुमको पहले ये देखना पड़ेगा कि कौन कितना दिन काम किया है। जैसे ए 5 दिन काम किया है, तो 5 दिन के हिसाब से ए का जो डेली वेज है वो हो जाएगा 750/5, दैट इज 150 रुपीज। अब उसी तरह से बी का अगर देखेंगे तो बी भी 5 दिन काम किया है, तो 500/5 ये हो जाएगा तुम्हारा 100 रुपए। और सी लेकिन क्वेश्चन में मेरे ख्याल से सिर्फ 2 दिन काम किया है, तो 250 को 2 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 125। अब तुम्हारा क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है, तुम्हारा क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द डेली वेजेस ऑफ बी एंड सी। तो बी एंड सी का अगर पूछ रहा है तो सिर्फ इन दोनों वैल्यूज को ऐड करना है, और इन दोनों वैल्यूज को ऐड करोगे तो इनका जो डेली वेजेस बनेगा वो तो 25 रुपए का बनेगा। ये आया कुछ समझ में? ये उसका डाउट था, दिव्यांशु का डाउट था ना। हाँ, दिया हुआ है ना उसमें, क्वेश्चन का लाइन पढ़ो तो पता चल जाएगा क्या दिया हुआ है। उसमें लिखा हुआ है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी इन 15 days, दे वर्क फॉर 5 days, द रेस्ट ऑफ द वर्क वाज फिनिश्ड बाय सी इन 2 days। इसका मतलब है कि सी उसको हेल्प नहीं कर रहा था, ए और बी को नहीं हेल्प कर रहा था, वो 5 दिन के बाद आया था और उसने सिर्फ 2 ही दिन काम किया, तो उस हिसाब से उसका देखा गया। ठीक है ना? अच्छा, ठीक है, थोड़ा सा ज्योमेट्री के कंसेप्ट्स मुझे बताने थे, एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स, तो वो बता देता हूँ। कुछ रेडीमेड रिजल्ट्स होते हैं, वो सारा तो अभी नहीं खत्म कर पाऊंगा, तो जितना हो पाएगा कर देते हैं। तो सबसे पहला रिजल्ट, 2 रिजल्ट आज जान लो, बाकी हम लोग कल की क्लास में कल रिजल्ट ही थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। कुछ स्पेशल रिजल्ट्स होते हैं, जैसे एक रिजल्ट ये कहता है कि सपोज कर लो एक ट्रायंगल है एबीसी, और इसमें तुमने क्या किया, एंगल बी और एंगल सी का इंटरनल बाइसेक्टर को मीट करा दिया एट पॉइंट ओ। मतलब एंगल बी का जो बाइसेक्टर है लेट अस से कि ओ बी है, और एंगल सी का जो बाइसेक्टर है लेट अस सपोज कर लो ओ सी है, तो वो दोनों मीट कर गए जाके पॉइंट ओ पे। तो ये जो एंगल फॉर्म हुआ बी ओ सी, इसका वैल्यू हमेशा इक्वल होगा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। और इसी का दूसरा पार्ट क्या बनता है कि सपोज कर लो ट्रायंगल है एबीसी, और तुमने क्या किया, इनको बाहर की तरफ खींच दिया। अब तुम क्या बनाओगे यहाँ पे, जैसे ए बी को तुमने बाहर तक खींच दिया x तक, और ए सी को तुमने बाहर तक खींच दिया y तक। अब तुम क्या कर रहे हो, ये जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है उसका बाइसेक्टर ले रहे हो। जैसे एंगल बी का एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर एंगल सी के एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर को मीट करा रहे हो एट द पॉइंट ओ। तो क्वेश्चन आ जाता है कि इस बीओसी का और फिर उस एंगल ए का क्या रिलेशन होगा। तो ये रिलेशन हमेशा होगा एंगल बीओसी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल, जिसमें ये दोनों क्या है, बाइसेक्टर है, ये क्या है, ये भी बाइसेक्टर। तो तुमको बस इसको याद रखना है कि जब इंटरनली किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल का बाइसेक्टर मीट कर रहा है जिस पॉइंट पे, तो वहां पे जो एंगल फॉर्म होगा दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल जिसका तुमने बाइसेक्टर नहीं बनाया। और एक्सटर्नल के केस में सेम चीज वही होगा, लेकिन वहां पे आ जाएगा 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल। ये कई बार क्वेश्चन करते समय तुमको बीच में यूज करना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हारा इसके अंदर में ऐसे छुटपुट छुटपुट थ्योरम्स होते हैं। जैसे एक तो ये कहता है थ्योरम कि सपोज कर लो तुम्हारे पास में एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हमने इसकी नेमिंग कर दी ए बी सी। एंगल ए के ऑपोजिट वाला साइड हो गया स्मॉल ए, एंगल बी के ऑपोजिट वाला साइड हो गया तुम्हारा स्मॉल बी, और एंगल सी तो तुम्हारा है 90 डिग्री पे, तो इसके ऑपोजिट में जो साइड है उसको बना लो हाइपोटेनियस, दैट इज सी। अब तुमने क्या करना है, इस सी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है हाइपोटेनियस के ऊपर, और इसकी लेंथ सपोज कर दिया हुआ है तुमको p। तो इस p, a, b और c के बीच में दो रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं। पहला pc इज इक्वल्स टू ए बी, मतलब जो परपेंडिकुलर तुमने ड्रॉ किया है उसका लेंथ और जो हाइपोटेनियस का लेंथ है उन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। और इसी का दूसरा रिजल्ट ये कहता है कि 1/p² जो होगा दैट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू 1/a² प्लस 1/b²। और हम लोग ये दोनों थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ कैसे करें, पीसी लाइन नहीं, पीसी दो डिस्टेंसेस का प्रोडक्ट है, जिसमें से p जो है दैट इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस 90 डिग्री वर्टेक्स टू द हाइपोटेनियस। उसकी लेंथ cm की लेंथ को मैं p कह रहा हूं, और ये जो हाइपोटेनियस है पूरा का पूरा वो लेंथ तुम्हारा c है।
उसका जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। तुम इसको प्रूव कर सकते हो। उसके लिए बस सिंपल क्या करना है, इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया को अगर तुम देखो सामने से तो ये दे देगा तुमको हाफ ए बी। लेकिन सपोज कर लो कोई बच्चा यहाँ बैठ के इस ट्रायंगल को देख रहा है तो उसके लिए जो बेस है वो हाइपोटेनियस है और जो परपेंडिकुलर है वो ये सी एम है। तो उसके लिए ये ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ पी सी। लेकिन है तो दोनों सेम ही ट्रायंगल। अब दोनों साइड से हाफ हाफ कट कर दो, तुम्हारा पहला रिजल्ट आ गया पी सी इक्वल्स टू ए बी। अब उसी तरीके से अगर तुमको दूसरा रिजल्ट लाना है तो तुमको पहले रिजल्ट को ही यूज करना है। तुमने अभी प्रूफ किया था पी सी इक्वल्स टू ए बी, उसमें से पी को अलग कर दो तो यहाँ आ गया ए बी बाई सी। अब सेकंड प्रूफ जो है उसमें 1 अपॉन किया हुआ है तो इसको 1 अपॉन कर दो, 1 अपॉन पी इक्वल्स टू सी बाई ए बी हो गया। अब वहां पे स्क्वायरिंग भी की हुई है तो स्क्वायरिंग कर दो। जैसे ही स्क्वायरिंग करोगे तो ये 1/p² हो जाएगा और ये बन जाएगा c² अपॉन a² b²। अब 1/p² को रहने दो, c² को पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं a² प्लस b² बिकॉज दैट इज द हाइपोटेनियस, और अपॉन में यहाँ पे है a² b²। अब इसको अलग अलग कर दो और जैसे ही तुम अलग अलग करेगा तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने। ये 1/p² विल बी इक्वल टू a² कट जाएगा, ये बचेगा 1/b²। और इसको जब अलग अलग करोगे तो b² कट जाएगा, यहाँ से आएगा 1/a²। हो गया तुम्हारा दूसरा प्रूफ भी। तो ये क्या होता है, एज ए क्वेश्चन एज ए रिजल्ट बन के तुम्हारे पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने कलेक्ट करके रखी हुई हैं। तो ये मैं तुम लोग को देते रहूंगा और प्लस हमने उन्हें क्वेश्चंस के अंदर में भी एंटर करना है। तो अगले सेशन में हम लोग क्वेश्चंस की तरफ भी जाएंगे। अभी फिलहाल तुम लोग का आज के लिए इतना काफ़ी है। तुम लोग को मैं पेपर सेंड कर रहा हूँ, बाय 6:15 यू विल बी गेटिंग योर पेपर। उसको स्टार्ट कर, ठीक है। चलो दैट्स इट फॉर